बैक टू आवर चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कोल्ड वॉर के बारे में, यूएसएसआर सोवियत यूनियन के बारे में एंड यूएसए के बारे में और इनके वर्चस्व के बारे में। और आपको मेन चीज़ तो पता ही होगी कि इसके अंदर है कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर एक्चुअल में कैसे स्टार्ट हुई, उसकी हिस्ट्री और कोल्ड वॉर होता क्या है उस बारे में जानेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कोल्ड वॉर शुरू कहाँ से हुई थी। कोल्ड वॉर शुरू हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ही कोल्ड वॉर शुरू हुई थी, यहाँ से कोल्ड वॉर शुरू होने के संकेत हुए। कैसे? आपके और अगर आपके दोस्त के बीच में लड़ाई होती है तो एकदम से थोड़ी होती है, कुछ बात आपको ऐसी लगने लग जाती है कि ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, फिर जाके धीरे धीरे लड़ाई बढ़ती है। तो सेम ऐसा ही हुआ था। वर्ल्ड वॉर 1 हमारी 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक हुई थी। इसके अंदर 2 ग्रुप्स थे, एलाइड पावर एंड सेंट्रल पावर। एलाइड पावर के अंदर था हमारा रशिया, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस एंड यूएसए। वहीं सेंट्रल पावर के अंदर था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन एम्पायर एंड बुल्गारिया। जब इन दोनों के बीच में वॉर हुई तो सेंट्रल पावर हार गई, यानी कि जर्मनी समेत जो देश थे वो सब हार गए और एलाइड पावर जीत गई। जब एलाइड पावर जीती तो एलाइड पावर ने सेंट्रल पावर से मांग करी पैसों की, जो पैसे उनके वॉर में खर्च हुए थे। कैसे खर्च हुए थे? आर्मी का खाना, मेडिसिन और वेपन्स, फ्यूल्स, इन सब चीज़ों में खर्च हुए थे, तो उसके लिए मांगा। अब आता है हमारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड हमारी हुई 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक। इसके अंदर भी हमारे 2 ग्रुप्स थे, एलाइज पावर एंड एक्सिस पावर। जो एलाइज पावर थी उसके अंदर था ब्रिटेन, यूएसएसआर, यूएसए एंड फ्रांस। यूएसएसआर इसलिए बिकॉज रशिया के समेत जो देश थे यूएसएसआर के अंदर वो सब भी इसमें शामिल थे। देन एक्सिस पावर के अंदर था नाजी जर्मनी, फेसिस्ट इटली एंड इम्पेरियल जापान। अब आप सोच रहे होंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 में इटली तो लेफ्ट हैंड साइड पे था, अब राइट हैंड साइड पे कैसे आ गया? तो हुआ ये था कि जब बाकी देशों ने मांग की थी जर्मन समेत बाकी देशों से पैसों की कि जितना उनका खर्च हुआ है वो पैसे उन्हें वापस दिए जाएं, तो सबसे ज़्यादा पैसों का जो लेन देन हुआ था वो हुआ था यूएसए और रशिया के बीच में, और इनको कम मिले थे। तो इटली ने सोचा, और ये वैलिड भी है, क्योंकि यूएसए और रशिया इनके पास आर्मी ज़्यादा थी, इनके वेपन्स ज़्यादा लगे थे, इनके फ्यूल ज़्यादा खर्च हुए थे और पैसे भी इन्हीं के ज़्यादा खर्च हुए होंगे। पर इटली को लगा कि क्या फ़ायदा हमारा इनकी हेल्प करने का, जब इनको अपने पैसों से ही, मतलब अपने बेनिफिट में ही ज़्यादा जाना है। इसलिए इटली शिफ्ट हो गया इस बार सेकंड ग्रुप यानी कि एक्सिस पावर के पास। ठीक है, तो उसको लगा कि शायद इस बार जीत जाए, बट इस बार भी ऐसा हुआ कि एक्सिस पावर हार गई, क्योंकि आपको पता ही होगा यूएसए की आर्मी कितनी बढ़िया आर्मी है। ठीक है, अब जो मेन कारण था ना कोल्ड वॉर होने का, अब उस पर आते हैं। न्यूक्लियर अटैक ऑन जापान बाय यूएसए। 6 अगस्त 1945 एंड 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नागासाकी, जो कि जापान के 2 शहर हैं, सिटी हैं, उसके अंदर हुआ एक बड़ा धमाका। ऐसा धमाका कि आज तक किसी कंट्री ने उस धमाके को नहीं देखा था, ना उस बारे में सुना था। वो धमाका था न्यूक्लियर बॉम्ब का, जो यूएसए द्वारा जापान में गिराया गया था। उससे पहले किसी भी कंट्री को ये नहीं पता था कि न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी कोई चीज़ होती है, या फिर यूएसए एक न्यूक्लियर पावर है, उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। और वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ रशिया और यूएसए की कोल्ड वॉर का। अब आप सोच रहे होंगे कि कोल्ड वॉर एक्चुअल में होता क्या है। तो कोल्ड वॉर ऐसी वॉर होती है जिसमें सिर्फ आप बातचीत करके लड़ रहे हो। ठीक है, आप सामने वाले को नीचा दिखा रहे हो, बट आप क्लियरली डिक्लेयर नहीं कर रहे कि हम वॉर कर रहे हैं या फिर हम दुश्मन हैं। ठीक है, आप मारपीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और जो हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिरे थे उनके नाम थे लिटिल बॉय एंड फैट मैन। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा द बर्लिन वॉल, द ग्रेटेस्ट सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर। द बर्लिन वॉल वॉज
सिचुएटेड इन जर्मनी। कहाँ पे थी ये? जर्मनी के अंदर। आपको पता ही होगा बर्लिन राजधानी है जर्मनी की, तो जर्मनी के अंदर थी, ठीक है। ये बनी थी 9 नवंबर 1961 में एंड इट वॉज टॉपल्ड बाय पब्लिक इन 1989। ये बनी 1961 में थी 9 नवंबर को, बट ये लोगों द्वारा तोड़ दी गई 1989 में। अब होता क्या है, जब कोल्ड वॉर होती है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हो जाती है, तो जर्मनी को 2 पार्ट्स में बांट दिया जाता है। वन वॉज वेस्ट जर्मनी एंड सेकेंड वॉज ईस्ट जर्मनी। तो ईस्ट जर्मनी होता है रशिया के अंडर एंड वेस्ट जर्मनी होता है हमारा यूएसए के अंडर। और इसको बांटने के लिए एक दीवार खड़ी की जाती है जिसको हमने बोला है द बर्लिन वॉल। ये जर्मनी में खड़ी की जाती है। कब खड़ी की जाती है? 9 नवंबर 1961 को। और गिराई कब जाती है? 1989 को। ये लगभग 150 किलोमीटर लॉन्ग थी और 28 सालों तक खड़ी रही थी। कितने सालों तक? 28 सालों तक, 28 years. And this was the greatest symbol of Cold War. आगे बढ़ते हैं। बर्थ ऑफ सोवियत यूनियन। अब सोवियत यूनियन का बर्थ कैसे हुआ? सोवियत यूनियन का बर्थ हुआ था बोल्शेविक रेवोल्यूशन, जो कि 1917 में हुई थी। और ये एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन थी। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन मतलब कि सोशलिस्ट लोग जो होते हैं ना, वो सोसाइटी के लिए जीते हैं। इनका कहना ये होता है कि सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनको उनकी बेसिक नीड यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान सब मिले, जॉब मिले, पैसे मिले, और जो उनको रहने के लिए चाहिए वो सब चीज़ मिले, ठीक है। तो सोवियत रिपब्लिक आए, है ना। फिर उसमें क्या हुआ था कि ये एक सिस्टम था जो कंट्रोल था, ठीक है। स्टेट कंट्रोल करता था। स्टेट मतलब गवर्नमेंट है यहाँ पे। पॉलिटिकल साइंस में स्टेट के कई मतलब होते हैं और यहाँ पे इसका मतलब है गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी का डोमिनेंस था, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। जैसे हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, यहाँ पे सिर्फ 1 पार्टी सिस्टम था जो थी कम्युनिस्ट पार्टी, वही डोमिनेंस में थी वहाँ पे, ठीक है। और इनकी जो इकोनॉमी थी ना, वो एकदम प्लान्ड इकोनॉमी थी कि कितना खर्चा कहाँ होगा, कैसे होगा, वो सब ये प्लान्ड करके रखते थे, ठीक है। ये तो था बर्थ ऑफ सोवियत यूनियन। अब हम आते हैं फीचर्स ऑफ सोवियत यूनियन पे, ठीक है। फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम क्या थे और इनके जो फीचर्स थे ना, ये आपके क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। 5 नंबर के क्वेश्चन में ये आता है। एक तो फीचर्स ऑफ सोवियत यूनियन, या फिर आपसे पूछ लेगा कि सोवियत यूनियन के बारे में बताएं, या फिर आपसे पूछ लेगा कि सोवियत यूनियन की विशेषताएं क्या थी, ठीक है। आपसे वो किसी भी वे में पूछ सकते हैं, आपका ये 5 नंबर में आ जाएगा। एंड एक क्वेश्चन कि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है। तो फीचर्स ऑफ सोवियत यूनियन आर, फर्स्ट, द सोवियत सिस्टम हैज़ इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म अराइड अपोजिट टू द कैपिटलिस्ट। जो सोवियत यूनियन था यानी कि सोवियत सिस्टम था, वो किससे वो था, इंस्पायर्ड था सोशलिज्म से। जैसे मैंने आपको बताया कि सोशलिज्म से इंस्पायर्ड था। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, जो भी उनकी बेसिक नीड्स हैं वो मिले, अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, ठीक है। और जितना अच्छा वो कर सकते हो उतना अच्छा वो करे। और यही वो अपोजिट था कैपिटलिस्ट की। और कैपिटलिस्ट में बोला जाता है कि जिसकी जितनी क्षमता वो उतना खुद कर लेगा और खुद कमाएगा, खुद खाएगा। प्राइवेटाइजेशन की बात होती है वहाँ पे, ठीक है। तो वो बिल्कुल अपोजिट था कैपिटलिस्ट के। द सोवियत सिस्टम हैज़ प्लान्ड इकोनॉमी। इनकी प्लान्ड इकोनॉमी थी। हर चीज़ पे कितना खर्चा करना है, कैसे करना है, किसका दाम क्या होगा, वो सब ये डिसाइड करते थे। द कम्युनिस्ट पार्टी वॉज डोमिनेंट। वहाँ पे एक ही पार्टी सिस्टम था, कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी क्या थी, डोमिनेंट थी, ठीक है। एंड द फैसिलिटी ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वॉज अवेलेबल टू ऑल सिटीजन। सब सिटीजन को अवेलेबल था मिनिमम स्टैंडर्ड, जो उनका रहने का तरीका है, ठीक है। रोटी, कपड़ा, मकान सब मिलता था। और ऐसा घर मिलता था कि लाइक उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से वो ठीक रहता था, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे आप पिक देख रहे होंगे व्लादिमीर लेनिन की। अब आप मेरे को बताओगे कि व्लादिमीर लेनिन कौन थे, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। व्लादिमीर लेनिन कौन थे और इनका क्या रोल था सोवियत यूनियन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, देयर वॉज लैक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब मैंने बोला उनका तरीका क्या था कि सबको बेसिक नीड मिले, बेसिक नीड के लिए उनको जॉब तो करनी पड़ेगी, तो कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी उनकी। एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम था वहाँ पे। स्टेट कंट्रोल ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। हर प्रोडक्शन पे स्टेट का कंट्रोल था। कितनी चीज़ को कितना उत्पादन करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सी चीज़ का क्या दाम रहेगा, एक सुई से लेकर एक लग्जूरियस कार तक का दाम कौन डिसाइड करता था, स्टेट डिसाइड करती थी, ठीक है। स्टेट यानी कि गवर्नमेंट। द डोमिनेंट फ्रॉम द ओनरशिप इज़ द ओनरशिप ऑफ स्टेट, ठीक है। जो मैंने अभी बताया सेम, कि हर चीज़ पे स्टेट की ही ओनरशिप थी, यानी कि गवर्नमेंट की ही ओनरशिप की, इसका दाम कितना होगा, क्या होगा, सब। सेकेंड वर्ल्ड। अब ये सेकेंड वर्ल्ड क्या है? जो
ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ थी एंड ऐसी कंट्रीज़ थी जो सोशल सिस्टम यानी कि सोशलिज्म को फॉलो करती थी, उनको बोला गया है यहाँ पे सेकंड वर्ल्ड। ठीक है, जो भी कंट्री सोशलिज्म को फॉलो करती है, सोशलिस्ट है, वो है हमारा सेकंड वर्ल्ड। अब मिखाइल गोर्बाचेव एंड हिज रिफॉर्म्स। 1980s में मिखाइल गोर्बाचेव 2 रिफॉर्म्स लाए थे, पेरिस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। पेरिस्ट्रोइका का मतलब होता था रीस्ट्रक्चरिंग एंड ग्लासनोस्ट का मतलब होता था ओपननेस। रीस्ट्रक्चरिंग यानी कि जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स है वो लाना, वो चाहते थे कि लोगों को राइट ऑफ वोट दिया जाए, ठीक है, थोड़ी पार्टी सिस्टम अच्छा किया जाए, लोगों को चूज़ करने का मौका दिया जाए, ठीक है। एंड ग्लासनोस्ट ओपननेस, अब ये भी चाहते थे कि लोगों को उनके राइट्स दे दिए जाए। उन्होंने राइट टू स्पीकिंग भी दिया था उनको, ठीक है, राइट टू फ्रीडम भी दिया था, ठीक है। अब होता क्या है कि दिसंबर 25, 1991, ठीक है, इसमें बोरिस येल्तसेन की लीडरशिप में ईस्टर्न यूरोप, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस कर देती हैं सोवियत संघ का एंड अनाउंस, यानी कि ऑफिशियली यूएसएसआर टूट चुका था। कब? 25 दिसंबर 1991 में। यहाँ आप देख सकते हो, ये है मिखाइल गोर्बाचेव एंड ही इज़ बोरिस येल्तसेन, ठीक है। अब ये टूट चुका है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ये 15 नई कंट्रीज़ जो एमर्ज हुई थी, क्योंकि यूएसएसआर में आपको पता होगा 15 कंट्रीज़ थी, ठीक है। जो 15, अब यूएसएसआर टूट चुका है तो ये अलग अलग होंगे, तो 15 नई कंट्रीज़ का एमर्ज होना और उनकी इंडिपेंडेंस घोषित करना इज़ कॉल्ड कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। यानी कि इन्होंने एक रूल बनाया कि हम अलग तो हो रहे हैं, हम इंडिपेंडेंट तो हो रहे हैं, बट हम जो मेंबर्स कंट्रीज़ थी उनके संग क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, लेबर शेयर करेंगे, ठीक है, सामान शेयर करेंगे इन सब कंट्रीज़ के बीच में, और हमारा ट्रेड का सिस्टम बनाए रखेंगे। अब आते हैं मेन रीजंस फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। जैसे कि मैंने बोला कि ये भी 5 नंबर में आएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। फर्स्ट वॉज फेलियर टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ सिटीजन्स की एस्पिरेशन पूरी ना कर पाना। अब उन्होंने राइट्स तो दिए सिटीजन्स को, ठीक है। अब सिटीजन्स को चाहिए था कि हमें और राइट्स मिलें, और सिटीजन इस बात से भी नाराज़ थे कि हम वेस्टर्न कंट्रीज से पीछे रह रहे थे, तो उनकी चीज़ें फुलफिल नहीं हो पा रही थी। इसलिए भी एक कारण था सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन का। ब्यूरोक्रेसी स्क्रूज ऑन द सोवियत सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी सिस्टम अच्छा नहीं था इनका। पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, सिर्फ एक ही पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, उसी का वर्चस्व था वहाँ पे। मैक्सिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज और न्यूक्लियर वेपन्स, जितने भी पैसे थे ज़्यादातर न्यूक्लियर वेपन्स पे लगाए जाते, क्योंकि वो यूएसए से आगे जाना चाहते थे। मैक्सिमम यूज़ ऑफ, ठीक है, इसलिए न्यूक्लियर वेपन्स पे ज़्यादा पैसे लग रहे थे। लैगिंग बिहाइंड इन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेयर्स टू द कंट्री ऑफ द वेस्ट वाली कंट्री उससे पीछे रह जाना, किस चीज़ में, टेक्नोलॉजी की चीज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। रशिया की डोमिनेंस, अब रशिया बड़ी कंट्रीज थी इन 15 कंट्रीज़ में, तो उसका ज़्यादा डोमिनेंस था। ओपोजिशन टू द रिफॉर्म्स मेड बाय गोर्बाचेव ने जो रिफॉर्म्स निकाले थे उसका ओपोजिशन लोग उसके अपोजिट में थे, ठीक है, क्योंकि मिखाइल गोर्बाचेव चाहते थे कि उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अच्छा हो, लोगों को राइट्स मिले, बट जो उसके टीम मेंबर्स थे वो ये सब नहीं चाहते थे, वो उसके बिल्कुल खिलाफ थे, अपोजिट थे उसके, ठीक है। स्टैग्नेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर्स गुड, राइज ऑफ नेशनलिज्म सेंटिमेंट एंड डिज़ायर फॉर सोवर्निटी, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना जागना। और सोवर्निटी का मतलब ये होता है कि हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं, हमें किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी सब कंट्रीज़ में भी यही चीज़ जाग रही थी कि हम अपने फैसले खुद ले। रशिया का डोमिनेंस क्यों करना है और कम्युनिस्ट पार्टी का डोमिनेंस क्यों करना है, इस वजह से भी हुआ था। अब देखिए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, 5 नंबर में ही आ सकता है ये भी आपका क्वेश्चन। अब आप देखो क्या था, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेज थे? पहला, द कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट एंडेड, कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट जो था वो एंड हो चुका था। राइज ऑफ 15 न्यू कंट्रीज़, 15 न्यू कंट्रीज़ बनी थी। एंड ऑफ द आर्म रेस ख़त्म हो चुकी थी। आर्म रेस मतलब कि वेपन्स वाली जो रेस थी, क्योंकि वेस्ट से आगे जा रहा था रशिया को और वो सारे पैसे उसके अंदर लगा रहा था, तो वो भी ख़त्म हो गया था। राइज ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड, सिर्फ एक का ही वर्चस्व था, किसका? यूएसए का। भी बायपोलर हम पढ़ रहे थे ना, बायपोलर में मतलब यूएसएसआर एंड
यूएसए। अब यूएसएसआर ने तो अपना डिसइंटीग्रेशन यानी कि हम अलग हो रहे हैं वो तो घोषणा कर दी थी 25 दिसंबर 1991 को। अब सिर्फ क्या बचा, यूएसए। और अभी तो मल्टीपोलर है ना, क्योंकि पहले तो इतनी बड़ी शक्तियाँ थी नहीं जो यूएसए से कम्पीट कर सके, ठीक है। तो एक ही यूनिपोलर हो गया था, ठीक है। गैराज सेल में जो कंपनीज थी रशिया की वो बेच दी गई, 50% उस पर लॉस भी हुआ इनको, ठीक है, 15% पे, सॉरी। द एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक खत्म हो गया था। रशिया बिकम सक्सेसर ऑफ सोवियत यूनियन, रशिया सक्सेसर बन गया था सोवियत यूनियन की। सबसे बड़ी कंपनी थी, सबसे ज़्यादा पैसे लगा रही थी और हर चीज़ कर रही थी, इसलिए रशिया सक्सेसर बना था यूएसएसआर का। डोमिनेशन ऑफ कैपिटलिस्ट लिबरल सिस्टम, अब कैपिटलिस्ट आ रहा था क्योंकि सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट के बीच में मुकाबला चल रहा था। सोशलिस्ट हार गई, कैपिटलिस्ट जीत गया, तो अब कैपिटलिस्ट आ रही थी, ठीक है। एंड अब आता है हमारा शॉक थेरेपी। अब शॉक थेरेपी का लिटरल मीनिंग होता है आघात पहुंचा के उपचार करना, यानी कि होता है ना, वो सुना है ना कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते, तो सेम द लिटरल मीनिंग ऑफ शॉक थेरेपी इज टू ट्रीट बाय गिविंग शॉक, ठीक है। शॉक थेरेपी ऐसी ही दी जाती थी। फीचर्स क्या थे शॉक थेरेपी के? प्राइवेट ओनरशिप इज़ डोमिनेंट, हर किसी पे प्राइवेट ओनरशिप होगी, गवर्नमेंट के पास कोई राइट नहीं हो सकता, आप प्राइवेट चीज़ें रख सकते हो, जैसे कि पहले घर के ऊपर भी गवर्नमेंट का राइट था, बट अब ऐसा नहीं था क्योंकि कैपिटलिस्ट आ गया था, शॉक थेरेपी दी जा रही थी। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी, जो भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया था, ठीक है। प्राइवेट फार्म इंस्टेड ऑफ कलेक्टिव फार्म, पहले कलेक्टिव फार्म हुआ करते थे, अब प्राइवेट कर दिए गए उनको। अडॉप्शन ऑफ फ्री ट्रेड सिस्टम, अब फ्री ट्रेड सिस्टम ला दिया गया था जिससे कि जो बाहर की प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी यहाँ आके बिजनेस कर सकें। म्यूचुअल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी, करेंसी का कन्वर्ट होना, जैसे कि अगर इंडिया में कोई चीज़ आ रही है, ठीक है, तो बाहर से आ रही है तो वो इंडियन रुपीज़ देगी और यहाँ से क्या लेके जाएगी, डॉलर रुपीज़, ठीक है। तो वो होता है हमारा कन्वर्जन ऑफ करेंसी। अब आता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे? रशियाज इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर कोलैप्स्ड, रशिया का जो इंडस्ट्रियल सिस्टम था ना वो गिर गया था। कैसे? क्योंकि इंडस्ट्रीज पहले स्टेट के कंट्रोल में थी, अब उसको प्राइवेट करना है, ठीक है। लोगों की सैलरी, कैसा काम, उस हिसाब से काम देना, जो उनकी क्षमता है सब करना, उस वजह से कोलैप्स हो गई थी। इकोनॉमिक रिजल्ट वर नॉट फेवरेबल, इकोनॉमिक उनकी अच्छी नहीं थी क्योंकि पहले तो सब डिसाइड करके रखते थे, बट अब इतना प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कंपनी को लॉसेज हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, तो अब उनकी इकोनॉमी थी वो अच्छी नहीं हो रही थी। हैवी फॉल इन रशियन रूबल, रशियन के जो मनी होता है उसको हम रूबल बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे इंडिया में हमारे क्या होता है, रुपया होता है ना, ऐसे ही रशिया का क्या होता है, रूबल, ठीक है। उसमें गिरावट आ गई थी। एंड ऑफ द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर अब नहीं हो रहा था, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन, सोशल वेलफेयर मतलब पहले पैसा देना, ये सब करना, ये सब करती थी, ठीक है, अब वैसे नहीं हो रहा था। इंक्रीज इन इकोनॉमिक इनक्वालिटी, लोगों के अंदर इनक्वालिटी आ गई थी, किस बेस पे, इकोनॉमिक के बेस पे। अब ये देखो, Balkan region. The Balkan republics of Yugoslavia splits into several provinces due to civil war, including Bosnia, Herzegovina, Slovenia and Croatia. Declared themselves independence. अब बाल्कन रीजन क्या था? बाल्कन रीजन एक रीजन है, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो, यहाँ आप मैप देख रहे हैं ना, ये रीजन है बाल्कन रीजन, ठीक है। तो इसमें क्या था कि यूगोस्लाविया था ना, इसके अंदर सिविल वॉर छिड़ गई थी। सिविल वॉर आपको पता है ना, जब देश के अंदर ही वॉर हो रही होती है तो उसको सिविल वॉर बोलते हैं, तो वो छिड़ गई थी। तो इंक्लूडिंग बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया एंड क्रोएशिया, इन्होंने क्या घोषित कर दिया अपने आप को, इंडिपेंडेंस। पहले यूगोस्लाविया का हिस्सा था, अभी अलग अलग हिस्से हो गए। ये याद रखना, 1 नंबर में पूछा जाएगा आपसे। बाल्टिक रीजन, Lithuania and the Baltic region declared itself independent in March 1990. Estonia, Latvia and Lithuania became member of United Nations in 1991 and joined NATO in 2004. अब बाल्टिक रीजन के कुछ देश थे जिन्होंने मार्च 1990 को अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी, जिनका नाम था एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया, और ये मेंबर बन गए यूनाइटेड नेशन के 1991 में और नाटो के 2004 में, ठीक है। अब हमारा क्या है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ठीक है। मल्टीपोलर वर्ल्ड क्यों है? क्योंकि अब हमारे देश में बहुत सारे, देश में ही नहीं मतलब कंट्रीज़ में बहुत सारे पावर्स हैं। कैसे? यूएसए हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया एंड इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया इज़ ऑल्सो अ पावर, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ, इसके अंदर वो टॉपिक नहीं है, बट मैं अब आपको बता देती हूँ कि इंडिया और रशिया के क्या रिलेशनशिप्स हैं।
इंडिया और रशिया बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपने देखा होगा मैत्री संधि भी हुई थी उनकी 20 साल की, जब बांग्लादेश से हमारी लड़ाई हुई थी। एंड दे हेल्प्ड अस, ठीक है, उन्होंने हमारी मदद भी की थी और अभी भी उनसे हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। पुतिन से, श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बहुत अच्छे रिलेशनशिप बना रखे हैं उनसे। एंड वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बट वो आपसे अगर आप 3 नंबर में पूछता भी है तो आप ये लिख के आ सकते हैं, ये सारा आप लिख के आ सकते हैं। और हाँ, एंड में इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड कमेंट में बताना मत भूलना कि व्लादिमीर लेनिन कौन थे, ठीक है। मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए अच्छे से।